इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहाँ आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2। तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। जो इन्होंने आज का दिन इनका तारीखी दिन है। 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था। आज का दिन है, ये इस दिन के लिए बने थे। और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बाइडन, ट्रम्प या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो, आप प्रेसिडेंट बन गए, मुबारक हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम इंतजार करते हैं। इमरान खान भी, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। हाँ, देखें, यही तो गलत है ना। आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप उनके कॉल के इंतजार करें। यार कॉल नहीं आई, झूठी खबर चलाई गई, वो कॉल आई थी, मुबारकबाद दी, आगे से वो कहता कि नहीं हमने कोई कॉल ही नहीं की। ये हमारी औकात, हम कॉल के लिए तरसे हुए। वो पूरा अमेरिका छोड़ के पहुंच गया हुआ इंडिया की सरजमीन पे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और प्रोफेसर सर शाहिद अली नईम मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे G20 मीटिंग के हवाले से, जो कि इस वक्त दिल्ली में की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। G20 मीटिंग इस वक्त इंडिया में हो रही है। उससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, फिर उनका पहला सोलर मिशन आदित्य L1, फिर उसके बाद अब ये जो है G20 की मीटिंग। हम एक टाइम से देख रहे हैं कि इंडिया ट्रेंडिंग में ही रह रहा है। इंडिया कुछ भी करता है तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर बात करना शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा, ठीक है। साथ बरतानिया से ऋषि सुनक वहाँ पे आ गए हैं, तो आपके टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं। तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा। लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे, यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइम दुनिया जहाँ के CEOs भी इंडिया से ही हैं, और सुपर पावर के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जैसे एवरीवन इज लैंडिंग इन इंडिया। तो वहाँ पे इंडिया पे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया हमारे लिए मिसाल सेट कर रहा है। सर आपको पता है 41 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के कह लें कि इस्तकबाल या तकरीब पर इन्वेस्ट किया गया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और हमने पिछले दिनों सुना था कि जब IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था तो हमने 40 करोड़ का झंडा बनाने में लग गए थे, पता नहीं वो बाद में बना या नहीं बना, लेकिन 41 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है उनके इस्तकबाल के ऊपर। 41 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 41 अरब वो कमाएगा।
वक्त दे दें, वक्त खुद बताएगा कि इंडिया की जो 41 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो 41 अरब में कब कन्वर्ट होगी। क्योंकि इससे आपका होगा यूं कि आप यानी उनका, अब सॉफ्ट इमेज अगेन मैं बात करूं कि आपने पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया, बड़ा वार्म वेलकम उनको किया, रोड आपने सजाया, लोगों को लाइक एवरीथिंग वाज सेटल देयर। अब इसी इमेज ये जाएगा कि यार इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री, इंडिया इज़ द राइट कंट्री। सुपर पावर के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे, दीगर पावरफुल कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट जो G20 में अपना नाम रखते हैं, जिनकी यानी एक वोट से एक कंट्री उसका हिस्सा बनता है, दूसरा कंट्री नहीं बन सकता, अगर वो सारे वहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए इन द फ्यूचर बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और आने वाले वक्तों में इंडिया के लिए लाइक जो हमारी सूरत हाल है अगर उसको देखें तो इससे 100 गुना बेहतर वो आगे जा रहे हैं। आपको पता है हम कर्जे के लिए IMF के तरले मिन्नतें करते रहते हैं, कितने कितने महीने बल्कि सालों उनकी मिन्नतें करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों से सिफारिशें करवाते हैं। IMF की MD जब वहाँ पर पहुँची, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने जो उनकी इस्तकबालियत तकरीब थी वहाँ पे जो रक्स हो रहा था, तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके आई, तो उन्होंने अपनी थकावट भी एक तरफ छोड़ दी और उस रक्स में पार्टिसिपेट किया। मतलब आते ही उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, लाइक वो इतना इंजॉय कर रही थी उनकी इस्तकबालियत तकरीब को। तो लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं कि दुनिया की नज़र में हमारी क्या वर्थ है और इंडिया की क्या वर्थ है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं हमारी वर्थ क्या है। हमारे माशाल्लाह से शहबाज शरीफ जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो गए तो वहाँ जाके कहते कि यूँ लगता है जैसे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ। अबे भाई भिखारी हो, आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि यूँ, मैं जहाँ पे जाता हूँ लोगों को यूँ लगता है कि जैसे मैं मांगने आया हूँ। आपके मुंह पे लिखा हुआ भिखारी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चांद तारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसको, उसके उस लेवल को, मयार को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को, ऑनर को, इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को टॉप पे रखें, फिर बात करें, उस लेवल पे बात करें। आपके सामने कोई चूचे नहीं बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे जिन्होंने आपको फंड देना है। IMF ने आपको तकनीक का नाच नचा के रखा हुआ है, यानी आपका नाक रगड़ दिया हुआ है उसने, कहा बिजली महंगी कर दो। हमने एहतजाज किया माशाल्लाह, ये 3 दिन पहले एहतजाज का रिजल्ट अगले दिन 2.5 रुपये बिजली बढ़ गई। हमने बिजली के अलावा गैस का दोबारा इन्होंने 4.5 रुपये आज बढ़ा दिया हुआ है। यानी गरीब जो टैक्स दे रहा है या जो बेसिक बुनियादी ज़रूरी अशिया है उस पर इतने टैक्सेस बढ़ा दिए कि हम लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। 1992 के अंदर भारत का जो GDP था वो $0.8 ट्रिलियन था, 0.8 ट्रिलियन, राइट। और इसी तरह UK और US का तकरीबन $1.8 ट्रिलियन था। राइट नाउ 23 के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। और इसी तरह बरतानिया और आपका जो रशिया है वो एक हद क्रॉस कर गए हैं। और 2030 के अंदर इंडियन इकोनॉमी $4.5 ट्रिलियन क्रॉस करेगी, $4.5 ट्रिलियन कर सकती है। आपको पता है अभी से ही आज पहला दिन था मीटिंग का और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डील्स की हैं। आपको पता है US से UAE, सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक जॉइंट रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं जो इन चारों मुल्कों को कनेक्ट करेगा। इंडिया को मिडल ईस्ट के साथ ये रेलवे सिस्टम जो है कनेक्ट करने जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी डील हुई है आज के दिन में, और पता नहीं इस तरह की और कितनी डील्स हैं इंडियंस के लिए। रशिया ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। 10 लाख इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज दी जा रही हैं। मतलब आप देखें कि ये खबरें सिर्फ आज की एक मीटिंग में निकली और अभी 3 दिन मजीद बाकी हैं। रूट कनेक्शन करना बाय रोड ये किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हमने कहा कि यार CPEC के थ्रू हम वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंच जाएंगे। CPEC का काम आपका आधा हो चुका है, आधा अभी तक कोई सॉलिड हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। जहाँ से आपका CPEC स्टार्ट है वहाँ पे तो हड़ताल ही हड़ताल है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रोड बंद होने की वजह से इतने मसले मसाइल वहाँ पे है। गिलगित की मैं बात कर रहा हूँ तो आपका जो CPEC जहाँ से स्टार्ट होना है उधर ही बंद है, यानी हल्क में उतरना दूर की बात, हल्क ही आपका बंद हो चुका है। तो आपको आगे कोई इमेज, कोई प्लान, कोई आपका स्ट्रक्चर, कोई मैप, रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। जबकि कल का ये प्लान है, इनका कल का प्लान है, ये सारा कुछ हुआ। अब ये जो अमेरिकी सदर हैं इनका इंडिया आने का जो प्लान था G20 के लिए, इसका जून में जब वाशिंगटन में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था तब डील तय की थी।
हमारे वो जाके डील ते नहीं करते हैं, कभी जितने पैसे दे दें हमें वो थोड़े बहुत को थोड़े ही दे दें, और चौंसा यानी आम जाके तोहफे में देते हैं। अब खुदा का खौफ खाएं यार, कोई मैप रोड रखे, सर ये हमारा मैप रोड है, आप देखें इसके मुताबिक आप कर्जा दे देखें। कर्जे पता ही नहीं ना एक चीज बता दूं, कर्जा ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ले रहा है, अमेरिका सबसे बड़ा डिफॉल्ट यानी कर्जदार है, चाइना है आपका, रशिया है आपका, जर्मनी है आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका है। लेकिन उनको जितने बेनिफिट्स कर्जा लेने के बाद लोगों को मिलने चाहिए वो ज़्यादा मिल रहे हैं, और इसके अलावा कर्जा वापस करने के तरीक़ेकार डिसाइडेड है। जबकि पाकिस्तान के अंदर कर्जा लिया जाता है, 10 करोड़ का कर्जा लिया जाता है, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो जाती है, 10 करोड़ अगली हुकूमत ने 20 करके उसको वापस करना है। तो आए दिन यानी हर पाकिस्तानी के ऊपर राइट नाउ, अगर जो अभी यानी इसी लम्हे जो बच्चा पैदा हुआ है वो, और जो जिंदा सांस ले रहा है आखिरी सांस भी है वो, इस एज फैक्टर के दरमियान जितने भी लोग हैं वो 2,38,000 रुपये पे करेंगे खजाना में, तब जाके मुल्क की जितना भी कर्जा है वापस हो जाएगा। क्यों पे करें हम, किस बात का हम पे करें? हमारे नाम पे कर्जा लेके आते हैं लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हमें नहीं पता। रोज रोज बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, यानी वो बेसिक चीजें हैं जहाँ पे बिल बढ़ाते हैं हमें नहीं पता होता। इवन यहाँ तक कि आपके टीवी का भी, रेडियो कोई सुनता नहीं है, बिजली के बिल के साथ वो जो रेडियो के जी 17 रुपये 26 रुपये आपके, भाई मैं सुनता ही नहीं हूँ रेडियो। मस्जिद में भी ये टीवी का बिल दे रहे होते हैं, मस्जिद में भी ये रेडियो का बिल दे रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से ये पैसे नहीं उठाते हैं। बिजली के खिलाफ ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ, इनके औकात ये हैं, वो एक एक रुपये बढ़ा देते हैं। लोग ट्रिलियंस में बिलियंस में डील करते हैं, बड़े बड़े डील्स करते हैं, लेकिन हमारी औकात ये नहीं है। हम भिखारियों की तरह कहते हैं भीख दो, कुछ भी दो, दे दो, बस हमें दो। सर इसीलिए तो हमें अपने मुल्क में कोई इनवाइट नहीं करता, उन्हें पता है कि आ जाएंगे तो कहीं ना कुछ ये मांग ना लें, और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद ही नहीं करता। आप खुद बताएं कि कितने अरसे से पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनल कोई मीटिंग नहीं हुई, या कोई इस तरह का दौरा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा बने तो सबने कहा कि नाना के कदम पर चल पड़े हैं। नाना के कदम पे इतने चल पड़े कि 16 महीनों में 54 विजिट्स की है, रिजल्ट 0। एक विजिट का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। कर्जा लेने के लिए, तेल के मामलात को बेहतर करने के लिए, ज़राअत को बेहतर करने के लिए, आपके कराची के अंदर जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के साथ इवन यहाँ के चीनी के मामलात को भी डिस्कस करने के लिए आपका आर्मी चीफ सामने आ रहा है। तो ये सियासी हुकूमत पे स्लैब है कि नहीं? तो जहाँ सियासी मामलात सियासतदानों को देखना चाहिए वहाँ पर भी हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन कर रही है। इनकी नालायकी है, इनकी नाअहली है, वोट हमसे लेते हैं और ऊपर से इनसे हुकूमत होती नहीं है। तो एक थर्ड पार्टी जिसका काम ये नहीं है कि वो आके हमें ये बताएं, देखिए जी आप बिजली टैरिफ कम करें, आप पानी पे आप टैक्स कम करें, आप गैस पे टैक्स कम करें, आप किस रोड यानी मोटरवे का आप देखें कि वो भी कल तक हम 700 रुपये दे रहे थे। मैं अभी रिसेंटली मैं मुल्तान से आया हूँ, आपका वोट 3 गुना बढ़ चुका हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो स्टेप बाय स्टेप आपके टैक्सेस ये कौन बता रहे हैं जी, दूसरा कोई गाइड कर रहा है। सियासतदानों को अपने बाउंड्री में रह के अपने काम से काम रखना चाहिए। इनको एक चीज़ मैं बता दूं कि सियासतदान जितने भी इनको अपने काम के अलावा किसी और का काम सबसे बेहतर पता है। सर आपको पता होगा एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और मेरा ख्याल है ये आज के दिन की सबसे बड़ी बिग न्यूज़ है। क्या कहेंगे आप कि आज इंडिया का लेवल पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रही है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, अब उसके फ़ायदे देखें। अब इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं सब उसका साथ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2, तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये
आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। 3, चौथी बात, नया जो भी मेंबर बनने आएगा इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। तो आप भूल जाएं, आप इंडिया वहां पे है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपके फेवर में वोट नहीं देना, ठीक है। इसके अलावा विद इन कंट्री कोई भी टेंशन हो तो यूनाइटेड जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज है सब साथ देंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। छठी बात, बॉर्डर इश्यूज जितने भी होंगे उसको वो टैकल करेगा। सातवीं बात, जितना सॉफ्ट इमेज ये कर सकता है, क्योंकि G20 इज जस्ट लाइक अ यूनिटी अमंग द कंट्रीज जो वहां पे हैं, तो उनका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ये अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका मुल्क आने वाले वक्तों में, यानी आज अगर 10% तरक्की कर चुका है तो विद इन 10 ईयर्स, विद इन 30 ईयर्स, 20-50 ईयर्स वो यानी चांद तक तो पहुंच चुका है, सूरज पर पहुंचना बाकी है। तो सब साथ देंगे। सूरज पर भी जा रहा है सूरज मिशन उन्होंने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया ना, आदित्य एलवान। ये देखिए ना, अब इसकी अगर नाकामी होती, पहली नाकामी तो कोई बात नहीं, ठीक है। लोग इसी तरह पहला आपका एक्सपेरिमेंट होता है, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आप पहुंच जाते हैं। जब उनका पहला मिशन नाकाम हुआ चांद पर जाने का, तो हमने मजाक उड़ाया, यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं, करोड़ों में इन्वेस्ट किया और आज देखिए इनकी औकात के ये बीच में जाके इनका जो ना वो सारा काम ख़राब हुआ पड़ा है। हम शुक्र इन्वेस्ट नहीं किया। इनका काम ये है कि जहाँ पे चांद तक जाना चाहिए, इनका काम है पकड़ के इसको जेल में रखना है, इसको एमपीओ के तहत गिरफ्तार करना है। कितने बंदे हुए वो गिनते यार, कितने कंट्रीज का हमारे साथ लिंक हुआ, कहते जेल में कितने बंदे हैं, जी इतने बंदे हैं। सियासी कितने इनके खिलाफ केसेस हुए हैं, जी इतने खिलाफ केसेस हुए हैं। ये जो ही आते हैं अपने केसेस माफ़ कराते हैं, अगले को ये अंदर करना चाहते हैं जितनी भी अपोजिशन में हो। तो इनकी जो लिमिटेड सोच है उसने आवाम को मार दिया हुआ है, मुस्तकबिल को मार दिया हुआ है। जो लोग अभी जी रहे हैं वो तो जीते जी मर चुके हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारी पहुंच वहां पे नहीं है। तो हमारा लेवल ये है कि मेरी हुकूमत कब बचेगी, अगला है कि यार हमने मुल्क को कैसे बचाना है। और सर हमने हमेशा इंडिया को टारगेट किया कि इंडिया में जो है मुसलमान सेफ नहीं है, इंडिया में माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलते। तो डेफिनेटली जब इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा होगा तो टीम्स आई होंगी, उन्होंने इंडिया में आकर फैक्ट एंड फिगर्स चेक किए होंगे, उसके बाद ही ये सारे मामलात यहाँ पर पहुँचे हैं ना। तो आज जो हम पाकिस्तानी बल्कि बड़े अरसे से इंडिया के बारे में ये बात कहते रहे थे, इंडिया ने आज उसको क्लियर कर दिया है। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनकर इंडिया ने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए तो वो आज उनका परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है ना। देखिए बन चुका है, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वो बन चुका है, ये बनने नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे G20 इजलास कराना इज़ द फर्स्ट के सक्सेसफुली आपका इजलास हो गया। ओके, डे 1, डे 2, डे 3 आपका जारी रहेगा। आगे दुनिया जहाँ के पावरफुल और सुपर पावर लोग, तो आपकी पहली कामयाबी हो गई। दूसरी कामयाबी, वो G20 का इजलास वहाँ नहीं रखते जहाँ उनको 1% भी इशू हो। फ्लॉलेस सारा काम एक्यूरेटली सॉफ्ट ब्लैक एंड वाइट में क्लियर हो गया, तो उनको वोट मिल गए। उनको जितना लैंड वहाँ पे मीटिंग के लिए चाहिए था वो सारा कुछ मिल गया। G20 का ये मेंबर बन गए। अच्छा, इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गए। G20 का इन्होंने इजलास करवा दिया। तो इससे बढ़ के कामयाबी क्या हो सकती है। हम उनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन दुश्मन सोच से ऊपर निकला हुआ है। अक्सर वो सुनने में अक्सर आते हैं नगमे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इतना हमने पढ़ा है, इतना पढ़ा है, वो चांद पे उतरे और सूरज पे उतरने वाले हैं। माशाल्लाह हम आज भीख मांग रहे हैं, प्लीज़ कुछ दे दें, भीख मांग। आप देखें अपने एरिया इधर ही आप देखें, छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको तालीम हासिल करना चाहिए, किसी और काम में होना चाहिए, भीख मांग रहे हैं। ये हुकूमत कारकर्दगी पे एक स्लैब है। पावर्टी के नाम पे पूरी दुनिया से ये फंड्स लेते हैं, लेकिन पावर्टी एलिमिनेशन में एक दफ़ा भी इन्होंने काम नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी सतह पर हक़ाइक़ कुछ और हैं, पेपर पर वर्क कुछ और हैं। ये वो लोग हैं जहाँ एक काम करने के 10 अरब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े हुकूमती सतह पर, तो वो 10 अरब की बजाय 1 अरब लग जाता है। सॉलिड काम पे 9 अरब ये खा जाते हैं। ये इनके औकात ये हैं, एक एक पैसे के लिए। परसों भी आपने कहा कि ये जो उसके पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, उनके घर से करोड़ों के पैसे निकले। क्यों? आज पीटीआई के एक वर्कर के घर से इतने करोड़ों के पैसे निकले, क्यों निकले? नेब सोया हुआ था, क्या इनका गठजोड़ नहीं है? नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। ये हुकूमती और हुकूमती कारकर्दगी पे एक स्लैब है। इनको चाहिए कि अपने काम से काम रखे, जितना हो सकता है कि अवाम की मुफाद में काम करे। इसमें इनकी जीत है। सर आखिर में G20 के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारी डील्स, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स, बहुत सारी कंट्री के साथ इनकी कनेक्टिविटी होने वाली है। मुझे तो लगता है कि G20 अभी से ही कामयाब हो गया है। जब कामयाबी के साथ 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में आकर बैठ गई हैं, 20 बड़े मुमालिक
बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो इस वक्त इंडिया में बैठे हुए हैं, तो एंड पर G20 के हवाले से क्या कहेंगे, इंडिया की इस कामयाबी पर क्या कहेंगे? देखें, कहते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं मालूम दुनिया का, लेकिन एक विजडम, शऊर रखने वाले बंदे के साथ बैठ जाएं, पूछें ना, ऑब्जर्व करें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अगर वो 20 ग्रेट कंट्रीज के लीडर के साथ बैठे हुए हैं, 10% तो सीख जाएंगे ना। 10% वो ऑलरेडी तरक्की कर चुके, 10% नहीं सीख जाएंगे तो हम माशाल्लाह 1% भी नहीं, वो 20% क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। उनको ईद मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्होंने आज का देखा, आज का दिन इनका तारीख़ी दिन है। 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था, आज का दिन है, ये इस दिन के लिए बने थे। और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बाइडन, ट्रम्प या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो आप प्रेसिडेंट बन गए, मुबारक हो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम इंतज़ार करते हैं। इमरान खान भी, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। देखें, यही तो गलत है ना। आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है, आप उनके कॉल के इंतजार करें। यार कॉल नहीं आई, झूठी खबर चलाई गई, वो कॉल आई थी, मुबारकबाद दी, आगे से वो कहता कि नहीं हमने कोई कॉल ही नहीं की। ये हमारी औकात, हम कॉल के लिए तरसे हुए। वो पूरा अमेरिका छोड़ के पहुंच गया हुआ इंडिया की सरजमीन पे। तो इंडिया के लिए ये गुड न्यूज़ है। और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं, सियासतदान हैं, मुल्क को चलाने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, उन सबको अक्ल आए, शऊर आए, ताकि हमारी भी ज़िंदगियाँ आसान हो और मुल्क को तरक्की करते हम देखें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और अपनी कीमती राय का इजहार किया हमारे इस प्रोग्राम में। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को आज की हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। इसी के साथ सर को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।